अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आपकी? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बस अभी हम बजरिया मोटर पे मरीज जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे काफ़ी हम सुन रहे थे कि यार चेकिंग हो रही है, काफ़ी सख्ती हो रही है। तो अल्लाह का शुक्र है सख्ती नहीं है, बस थोड़ा सा एक दो जगह पर उन्होंने चेक किया। हमने सिंपल बता दिया कि मरीज आ रहे हैं। तो आप भी फैमिली के साथ आएँ, कोई सख्ती नहीं है यहाँ पे। आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। फैमिली के साथ हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर फैमिली हो तो वो थोड़ा सा लिहाज कर जाते हैं, पूछते नहीं हैं। तो आप भी हैं और मौसम देखें, आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त मौसम आगे हो रहा है। 10 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं और अभी ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर का सफ़र अभी बाकी है। तो मौसम बहुत अच्छा है और ज़बरदस्त हम इंजॉय कर रहे हैं। और अभी हम सोच रहे हैं कि रास्ते में 2-3 पॉइंट पर रुक जाएँ, ज़रा मौसम देखें। तो अभी खुशी भी इस बात की महसूस हो रही है कि रास्ते में हमें रोका नहीं गया। जिस तरह हमें खौफ फैलाया हुआ था सोशल मीडिया पे कि 50% लोग कह रहे थे कि जा सकते हैं, कोई कह रहे नहीं जा सकते, लेकिन अब शुक्र है हम उसी से निकल आए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतने अरसे बाद आ रहे हैं और ये व्यू देखने को मिल रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो आएँ जी ज़रूर, आप भी ज़रूर आएँ, बच्चों को लेके आएँ। और ऐसी कोई बात नहीं कि रास्ते में रोक रहे हैं या नहीं जाने देंगे, क्योंकि मैंने कल सोशल मीडिया पे देखा तो यही कह रहे थे कि यार नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, ये मसला होगा वो मसला होगा। तो इसलिए यार आप इजीली आएँ, कोई मसला नहीं। तो ये जी हम रास्ते में एक जगह पे रुके हैं ताकि थोड़ा सा सांस ले सकें और थोड़ा रेस्ट कर सकें, जो काफ़ी देर से ड्राइविंग कर रहे थे। तो बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट मिला था, तो मैंने कहा यहाँ पे हवा बहुत ज़बरदस्त लग रही है, क्योंकि अब वेदर प्रेडिक्शन के मुताबिक मरीज में आज बारिश है। तो होपफुली जब ऊपर जाएंगे तो बारिश होगी और यहाँ पे व्यू बहुत ज़बरदस्त था, इंजॉय करने वाला था। मैंने कहा आप भी ज़रा इंजॉय कर सकें, आप भी देखें। और हवा बहुत ज़बरदस्त है, इसका अपना एक मज़ा है, इसकी अपनी फीलिंग है। आप आए फैमिली के साथ आएँ और इंजॉय करें। यहाँ पे स्पॉट्स पे फैमिली रुकी हुई है, इंजॉय कर रही हैं। लेकिन अभी थोड़े समोसे खाने का दिल था और अभी कोई रास्ते में कोई जगह नहीं मिल रही। होपफुली तो थोड़ा सा आगे जाएंगे तो रास्ते में कोई पॉइंट मिल जाएगा, तो इंशाल्लाह वो भी खाएंगे। तो आए जी, आप आएँ फैमिली के साथ ज़रूर आएँ, इंजॉय करें। और बातें काफ़ी है जहन में शेयर करने के लिए, वो भी आपसे शेयर करूँगा। ये देखें जी, वही पॉइंट अभी आपको बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ, आप देखें। देखिए जी, वो होटल है जहाँ पे हमारा स्टे है, इसका नाम है अलकमर होटल। और इनकी मार्शल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं और बहुत मुनासिब रेंट है यहाँ पे, और इन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं।
डेथ हुई है वो नॉर्मल जो यहाँ सबसे ज़्यादा हार्ट के मरीज। अच्छा। हर गांव में कम अज़ कम 300-400-500 हार्ट का मरीज है, कोरोना वायरस का कोई मरीज नहीं है। अच्छा। उसकी वजह है कि यहाँ पे इसका ये है कि जो यहाँ की जो जो है बीमारी की जो प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट किया है, प्रोटेक्शन करनी चाहिए, लेकिन उसमें आपकी ज़ाती सफाई होनी चाहिए। जी जी। दूसरा ये है कि मैं हमेशा एक बात करता हूँ और ये इस बात में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता बंदा, पूरी दुनिया का कोई बंदा नहीं कर सकता जी। आदम अलैहिस्सलाम का इलाज अल्लाह के कलाम से हुआ, यूनुस अलैहिस्सलाम का हुआ, सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुआ, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का इलाज जो है ना अल्लाह ने अपने कलाम के ज़रिए उनको, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इलाज भी जी जी अल्लाह ने अपने कलाम से किया जी जी। तो ये हम मुसलमान हैं, हमारे से आगे अंग्रेज़ इसलिए कि हम खाली पढ़ते हैं, हमें पता नहीं है कि हम क्या हमारे दीन के अंदर क्या है, हमें सूरत फातिहा का ही तर्जुमा और तफसीर नहीं आती है। ठीक है जी। हम मतलब है कि इसमें मैं भी शामिल हूँ जी जी। ये हम हर नमाज में पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ये ना कहें कि मैं ठीक हूँ, पहले वालों ने काम ठीक नहीं किया। आप उनको ये कहें कि आपने जो काम ठीक किया है, लेकिन अगर जो करप्शन की है या मुल्क का जो पैसा लूटा है, जो मेरी इस्तात होगी मैं आपसे उसका हिसाब लूँगा, बट अगर नहीं तो अल्लाह ताला के यहाँ तो आपने हिसाब देना ही देना है, बिल्कुल देना है। ठीक है। अभी फर्ज करेंगे अभी तो भी चाचा जी ने बहुत खूबसूरत मैसेज दिया कि जितने भी सियासी जमातें आपस में इकट्ठी हो जाएं। अभी ये गवर्नमेंट आई है तो पिछली गवर्नमेंट पे डाल रही है कि उन्होंने सारी करप्शन की है, जो पिछली गवर्नमेंट थी वो ये कह रही थी कि पिछली गवर्नमेंट ने करप्शन की है। अब बात ये कि चाचा ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि जब इन सब का मफाद एक होता है ना, अपने मतलब होता है तो फिर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जब अपना मतलब नहीं होता फिर एक अपनी बात दूसरे पे डाल देते हैं। तो ये चाचा जी यही कह रहे हैं कि अभी देखें वो गुर्बत में हैं। जो है फौज का सूबेदार हूँ, मेरा कोयटे में एक्सीडेंट हो गया था, मैं ख्वाजा आसफ को मिला हूँ, शायद हकान अब्बासी को मिला हूँ, जरदारी को मिला हूँ। अगर मेरी 20 साल से ज़्यादा सर्विस थी जी। मेरी पेंशन हो जाती थी, खरबों रुपए लोग हड़प करके मेरी पेंशन से मुल्क को फर्क पड़ जाना था और कानून में मौजूद है। बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, इन्होंने इतनी सर्विस की है, इनका बिल्कुल हक बनता है कि इन्होंने जितनी सर्विस की इनकी पेंशन बनती है, इनको मिलनी चाहिए। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, पाकिस्तान आर्मी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चाचा आप कौन सी कोर में थे? मैं पंजाब रेजिमेंट में था, पिछले 10 साल से मैं रेडी चला। कोर कौन सी थी आपकी? मेरी वो सामने खड़ी ये भाईजान ये बिल्कुल जो हमारा होटल का कमरा है उसके बाहर के व्यू है और सब बहुत ज़बरदस्त व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है और दिल करता है कि बंदा यहाँ बैठा रहे। तो यही तो मरे की ख़ास बात है कि जब आप किसी अच्छे होटल में स्टे करते हैं और आपको इस तरह का व्यू मिले कमरे के तो आपके पैसे बुरे हो जाते हैं। तो आप इधर आएँ और कोशिश करें किसी अच्छे होटल में स्टे करें जो ज़रा हाइट पे हो। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि पीछे कितना प्यारा व्यू है, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, इट्स वेरी नेचर और इसी चीज़ का तो मज़ा है। और जब बंदा मरी में आता है और इस तरह के होटल में स्टे करे जहाँ से आपको इस तरह का व्यू मिले, तो अब मैं कहता हूँ कि पैसे पूरे हो जाते हैं। तो आप जब आएँ फैमिली के साथ तो कोशिश करें जो ज़रा आप टॉप पे जो कमरे हो ना वहाँ पे लें, तो एटलीस्ट वहाँ पे आप ये व्यू देख सकते हैं। तो अब देखें जी व्यू।
माल रोड है मरी का। इस वक्त आप रश चेक कर सकते हैं कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो आप सोशल मीडिया की अफवाहों में ना जाएं कि रास्ते रुके हुए हैं, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। बिल्कुल यहाँ पे हर चीज़ ओपन है। आप देख सकते हैं, ये शॉप्स देख सकते हैं, ये बिल्कुल ओपन है। यहाँ पे होटल्स ओपन है, रेस्टोरेंट ओपन है, आप बिल्कुल हैं। और अच्छा खासा रश है। पीछे मैं GP चौक की तरफ आया था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, और जैसे जैसे इस तरफ जाऊँगा वहाँ पे रश और बढ़ता जाएगा। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे। हेमंत देखो, हाय गाइस, आज ये वीडियो होती थी को इन्हें के मेरे प्यारे मेरे फोन लाइक कीजिए। आप ये देखिए भी को दे भी को पे और देखिए आप एक्चुअली एक करते हम कर रहे हैं। ये था आज का हमारा ट्रिप और बड़ा मज़ा आया। आते हुए तो हम मोटरवे से गए थे, अब जाते हुए GT रोड से जा रहे हैं। तो लेकिन आज अनलकीली थोड़ी सी आज धूप है, तो कल तो मौसम बहुत अच्छा था जैसे आपने कल वीडियो में देखा। मैंने भी
इतने कम टाइम में हमने बहुत इंजॉय किया। माल रोड पे ख़ास तौर पे हमने रात को निकले थे, बड़ा इंजॉय किया। और इसके अलावा जो आज जो सबसे ज़्यादा मज़ा जो मुझे मॉर्निंग टाइम पे है ना, नमाज़ पढ़ने के बाद हमने वहाँ पे मैंने छत पे चला गया, वहाँ पे मैंने पिक्चर्स भी लिए, अभी मैं आपके साथ शेयर भी की हैं। तो इसी का बहुत मज़ा है, जो मॉर्निंग वहाँ पे एक टाइम था वो स्पेंड करने का बड़ा मज़ा आया। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट दोबारा भी आएंगे, जैसे कोई मौसम अच्छा होता है या जैसे कोई सीन बनता है दोबारा आएंगे। तो इंशाल्लाह जी आप ये अपनी दुआ में याद रखें, खुश रहें और इस तरह की जगहों पे आते रहें, बच्चों को लाएं और इस तरह खुश रहें। ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। ये जी इस्लामाबाद का मागला रोड है। आपको मैंने पहले बताया था लास्ट वीडियो में कि मागला रोड के साथ ही ट्रेल 3 और ट्रेल 5 है। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हम फिर ट्रेल 5 पे हैं और अजीम भाई ने रिक्वेस्ट की थी तो आज हम आ चुके हैं यहाँ पे। तो आज अजीम भाई से गपशप करेंगे, उनकी स्टोरी सुनेंगे, उनका लाइफ एक्सपीरियंस सुनेंगे, वो हमें कुछ टिप्स देंगे लाइफ के हवाले से, हमें मोटिवेट करेंगे। वो माशाल्लाह बहुत अच्छे ट्रेनर भी हैं। तो आज हम उनसे गपशप करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे। तो देखते हैं, अभी वो रास्ते में ही हैं, पहुँच रहे हैं। तो जैसे पहुँचे तो हम उनसे एक लाइफ सेशन करेंगे। असल खूबसूरती है ना वो ये नेचर है कि आप पहाड़ों पे जाएं, इस नेचर की तरफ आएँ। जितना आप नेचर के करीब रहेंगे उतना आप खुश रहेंगे, आप अपने आप को सेटिस्फाई फील करेंगे। तो बस कोशिश करें कि वीकेंड्स पे ज़रूर इस तरह की जी। आज हमें अजीम साहब ने ज्वाइन किया, जैसे मैं आपको वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ कि हमारे साथ एक बहुत अच्छे दोस्त हैं अजीम साहब, और बहुत अच्छे ट्रेनर हैं और माशाल्लाह हमने बहुत सीखा इनसे, और हमारे सीनियर हैं और लाइफ को अच्छी तरह देखते हैं। तो आज हम इनसे सीखते हैं कि उन्होंने इस पेंडेमिक वाली सिचुएशन में, कोरोना वाली सिचुएशन में क्या देखा, क्या इन्होंने एक्सपीरियंस किया। चलें आइए हम उनके सुनते हैं। जी अजीम साहब, आप क्या कहेंगे इस सारे सोशल? हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी। सजा साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुने ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम रियली गुड। और बड़ा मज़ा आ रहा है आज सजा साहब आपके साथ। स्पेशल आपने जो आज स्पॉट चूज़ किया है ट्रेल 5, और ट्रेल 5 मेरी वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट प्लेस इन इस्लामाबाद। और जब भी मैं यहाँ तो मैं रिफ़्रेश हो जाता हूँ। हालांकि मैं अभी सीधा ऑफिस से आ रहा हूँ, तो यहाँ की जो फ्रेशनेस है, एयर है, इसका अपना एक इम्पैक्ट है। ओके सजा साहब, जहाँ तक आपने बात की मुझसे कोविड के हवाले से, कोविड-19 नो डाउट ये एक ग्लोबल इशू है, चैलेंज है लोगों को, और इसके वजह से बहुत से लोग इससे मुतासिर भी हुए हैं, काफ़ी लोग इससे सफ़र किया है। मगर इसके साथ साथ हमने अपने आप को डेवलप भी किया है। ये कोविड ने हमें सिखाया है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों की लाइफ में उनके लिए काम आ सकते हैं। पॉजिटिव आपने क्या सीखा है? पॉजिटिव मैंने ये सीखा है, देखें मैं खुद तकरीबन 2 से 2.5 महीने क्वारंटाइन में रहा, मुल्तान में रहा, और वर्क फ्रॉम होम चल रहा था मेरा। उसमें मेरी जो लर्निंग थी वो ये थी कि यार आप अपने लिए तो जी रहे होते हैं, मज़ा तब आता है जब आप दूसरों के लिए जीते हैं, आप दूसरों के लिए टाइम निकालते हैं, दूसरों की काउंसलिंग कर रहे होते हैं, उनके जितने साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं आप उनको डील कर रहे होते हैं, और उनको उस माइंड फ्रेम में लेके आते हैं कि जहाँ वो अपने आप को रिलैक्स फील करें। जी जी। तो कोविड में बहुत से लोगों को साइकोलॉजिकल इश्यूज हुए थे, फिर मीडिया ने जिस तरह इंफॉर्मेशन को एक्सप्लॉइट किया, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें व्हाट्सएप पे आ रही थी जिससे लोग डिस्टर्ब हो रहे थे कि यार पता नहीं अब क्या हो जाएगा। तो हमारा मकसद ये था कि हम लोगों में एक पॉजिटिविटी लेके आएँ, और उस पॉजिटिविटी में क्या था कि आप घर से बैठ के एक तो अपना जो भी काम है वो भी करें, जी जी, लोगों की भी मदद करें, खुश रहें, लोगों को भी खुश करना। तो आप ऑनलाइन भी तो लोगों को सिखा सकते थे, आपको जो काउंसलिंग वाला सेशन, तो आपने ऑनलाइन नहीं किया? मैं ऑनलाइन लोगों को काउंसलिंग कर रहा था, बल्कि मैं इंटरनेशनल कुछ फॉरम्स के साथ, यूएन के कुछ ग्रुप्स के साथ मैं अटैच था, और उसमें ये होता था कि डिफरेंट यूथ एक्टिविस्ट होते थे, डिफरेंट यंग लीडर्स होते थे पूरे पैन। तब आप बता रहे थे यूएन फॉरम के हवाले से। इस वजह से मैं कुछ फॉरम के साथ काम कर रहे थे इंटरनेशनल लेवल पे, और उसमें ये था कि डिफरेंट यंग लीडर्स और डिफरेंट कंट्री से वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, और हमारा मकसद ये था कि हम किस तरीके से इस चैलेंज से कॉप अप कर सकते हैं, ठीक है, इस सिचुएशन से लोगों को निकाल सकते हैं। देखें ये तो साथ साथ चलता रहेगा, जहाँ तक अभी WHO की बात है, डॉक्टर्स की बात है कि हमें इसके साथ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और अपनी लाइफ को लेकर चलना पड़ेगा।
तो हमारा मकसद ये है कि जब आप अपनी लाइफ को चला ही रहे हैं तो एक पॉजिटिव वे में स्टार्ट करें उसको, दोबारा से आप उसको एक किस्म का ना रीफ्रेम कर रहे हैं, रीडिज़ाइन कर रहे हैं अपनी जॉब को, पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है। तो आप सबसे पहले तो अपने अंदर साइकोलॉजिकल अपने अंदर खुशी लाना सीखें। आप जब तक अंदर से इनर सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, इनर पीस नहीं होगा, तो आप लोगों को क्या पीस डेवलप करें। मेरे भी ख्याल में ये लाइफ का सबसे बेस्ट लेसन ये कि इनर तौर पे अपने आप को सेटिस्फाई करें। इनर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और इनर किस तरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एक तो आप इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, फिजिकली अपने आप को इनर स्ट्रॉन्ग करें और हेल्दी स्ट्रॉन्ग करें। जैसे आपको पता है कि बहुत से डॉक्टर्स कहते हैं कि जितना आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा उतना आप इस कोविड से आप फेस कर सकते हैं, उसके साथ कॉप अप कर सकते हैं इस चैलेंज के साथ। एग्जैक्टली। कुछ नेगेटिव तो आपने नहीं सीखा है इस कोरोना? नेगेटिव ये सीखा है कि यार घर रह के ना बंदा थोड़ा बोर भी हो जाता है, ठीक है। जहाँ आपकी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, आपका लोगों के साथ उठना बैठना होता है, आप कॉन्फ्रेंसेस में, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में लोगों को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, वहाँ आप थोड़ा सा अपने आप को बाउंड कर देते हैं, लिमिटाइज हो जाते हैं। अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं और आप किसी ढाबे पे जाके चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है, लोगों के साथ बैठते हैं, बैठक लगाते हैं, तो उसमें अपने आप को लिमिटाइज करना पड़ता है। तो अब हम ऑनलाइन टी का कंसेप्ट लेके आए थे कि आप अपने अपने घर में बैठें, चाय का कप लें और जूम सेशन पे आ जाएं। तो इसका मतलब आज आप हमारे साथ चाय नहीं पियेंगे ढाबे पे? नहीं, बिल्कुल पियेंगे। साहब आप पाकिस्तान में डोमेस्टिक तो काफ़ी सफ़र करते रहते हैं, आप ट्रेनर्स हैं, वो हर सिटी में आप गए होते हैं तकरीबन हर हफ्ते। तो आप अपना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस शेयर करें कि किन किन ममालिक में आप गए और आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे कैसा रहा और क्या आपने लर्निंग की वहाँ पे? इंटरनेशनल एक्सपीरियंस सुजात साहब मेरा कोई अल्हम्दुलिल्लाह 2011 से चलता हुआ है और मैं अब तक तकरीबन 7-8 कंट्रीज एक्सप्लोर कर चुका हूँ, जिसमें कुछ कंट्रीज यूरोप के हैं, यूके है, इंडोनेशिया है, स्पेन है और नीदरलैंड है। अभी रिसेंटली मैं रशिया गया था, उससे पहले थाईलैंड का एक्सपीरियंस मेरा रहा ज़बरदस्त। और मिडिल ईस्ट में दुबई, शारजा भी एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। अफ्रीका में भी एक्सपीरियंस रहा। अब रिसेंटली जो मेरा एक्सपीरियंस जो यूएन के साथ था वो था रशिया में। और रशिया में इट्स अमेजिंग, वेरी डाइवर्सिफाइड प्लेस जहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं। रशिया में कब गए थे आप? रशिया में सर मैं लास्ट ईयर जून में गया था पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने। जी जी। और 1 हफ्ते का टूर था, जिसमें मॉस्को वो लेके गए और मॉस्को से आगे कोई तकरीबन 3 घंटे की फ्लाइट थी कैंटीमान से। ज़बरदस्त। तो वहाँ हम गए थे और बहुत मजा, बर्फ तो फुल होगी वहाँ पे? बर्फ उस टाइम नहीं थी, मगर जब मुझे पता चला, चाय पी रहा था मैं, टी ब्रेक का टाइम था और जो यूएन के ऑर्गेनाइजर थे मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इस एरिया में सर्दियों में टेम्परेचर क्या होता है? तो जब उन्होंने कहा ना कि सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर -53 हो जाता है मुझे सर्दी लगना शुरू हो गई। अच्छा। आई मीन -53 का सुन के कि यार इतना ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ का, इतना एक्सट्रीम, तो मतलब किस तरह लोग सर्वाइव करते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम हिरन की खाल यूज़ करते हैं और इस तरीके से ना। एक चीज़ जो बड़ी ज़बरदस्त लगी मुझे रशिया में, वो ये है कि दे आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस पीपल। मैंने वहाँ की जो ट्रेन है, जिसे हम ट्यूब भी कहते हैं, अंडरग्राउंड ट्रेन चलती हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत कंफर्टेबल और पूरे यूरोप को कनेक्ट कर रही होती हैं। गुड। तो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं गया मॉस्को में, तो एक टिकट काउंटर पे गया, मैंने टिकट खरीदा। जैसे ही मैंने टिकट खरीदा तो वहाँ रश लगा हुआ था एक साइड पे ना, तो मैंने वहाँ जाके देखा तो लोग पुशअप कर रहे थे। गुड। तो आई वाज सरप्राइज, मैंने देखा कि एक सेंसर लगा हुआ है, मशीन लगी हुई है, कैमरा लगा हुआ है और वो उनके पुशअप को काउंट कर रहा है। जो बंदा 30 पुशअप कर लेता था विदिन अ मिनट, उसको वो टिकट फ्री दे देते थे। अच्छा। अब क्योंकि मैं पहले टिकट ले चुका था, मगर यह है कि मुझे वहाँ से एक लेसन मिला कि ये लोग अपनी जनरेशन के हवाले से कितने कॉन्शियस है कि जब वो हेल्दी रहेंगे तो एक इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वो अपना काम कर सकते हैं। तो इसी हेल्दी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसी मकसद के तहत आज हम निकले थे कि क्योंकि हम घरों में बैठ बैठ थोड़ा तंग हो चुके थे। अजीम साहब भी डेली ऑफिस जा रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना यार आज ट्रेल 5 पे निकला जाए। मैं तो लास्ट टाइम भी आया था, अजीम साहब आज हमें ज्वाइन की, तो इसी हेल्थ के वाले से हम पहले डिस्कशन भी कर रहे थे कि ऐसी क्या एक्टिविटी की जाए। तो अजीम साहब का भी एक म्यूचुअल कंसेप्ट यही था कि हम ट्रेल 5 पे निकला जाए। तो आप बता रहे थे अजीम साहब, अच्छा मैंने आपकी एक पिक्चर देखी थी जिसमें आप इंटरनेशनल टूर पे गए हुए थे, आप बोटिंग कर रहे थे। रेड कलर की बोटिंग थी, तो मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ। मैंने क्या पूछूंगा ये कैसे आपने किया, सारा कुछ कैसे हुआ? ये पेड़ था या खुद ही अपनी तरफ से खुद कर रहे थे? एक्चुअली इंडोनेशिया में हमारा टूर था यूएन की तरफ से, कोई 12 दिन का, और वो टूर था बाली का। बाली को एशिया का यूरोप भी कहा जाता है, इसलिए वहाँ के आइलैंड्स फेमस हैं। और वहाँ मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ था और वहाँ मैं एक्सपीरियंस कराया था यूएन में वाटर राफ्टिंग का।
तो बोटिंग नहीं थी, वो राफ्टिंग थी। और राफ्टिंग ये इस तरह होती है कि एक तेज़ पानी का प्रेशर चल रहा होता है, नीचे पत्थर वगैरह भी होते हैं, कहीं डेप्थ भी होती है, और वो तेज़ी से आपकी बोट चल रही होती है। गुड। और आपको लाइफ जैकेट्स पहना दी जाती हैं, एंड यू आर द कैप्टन, यू आर द टीम प्लेयर। उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, हर बंदे ने अपना कंट्रीब्यूट करना होता है उस बोटिंग को चलाने के लिए। तो मतलब स्ट्रगल होती है, हर बंदे की एक कंट्रीब्यूशन होती है, और जहाँ स्टक हो जाए तो फिर आपको वहाँ से निकालनी भी पड़ती है। पानी बहुत ठंडा, मुझे याद है कि मैंने लाइफ की जितनी चीखें वहाँ मारी थी, कहीं नहीं मारी। अभी मगर मजा बहुत आया था। अभी जो कूलिंग अभी हम यहाँ फील कर रहे थे, वो ये कूलिंग वहाँ पे थी, सेम यही फ्रेशनेस। सर आप ये समझ लें, वहाँ पे था। आप ये समझ लें जैसे आपके लेफ्ट और राइट में पहाड़ हैं, ठीक है, ऐसे ही वहाँ भी पहाड़ थे, बहुत खूबसूरत पहाड़ थे, ठीक है, मगर दरम्यान में जहाँ आपको ट्रैक नजर आ रहा है, वहाँ क्या ट्रैक नहीं था, वहाँ पानी था, ठीक है, और उस पानी में से लोग राफ्टिंग करते हैं, ठीक है, और किश्तियाँ चला रहे होते हैं, और बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है। ये तकरीबन 9 किलोमीटर का ट्रैक होता है जो आपको 2 घंटे के अंदर करना होता है, ठीक है। दरम्यान में स्टॉप्स भी आते हैं, दरम्यान में आपकी जो बोट है वो कई जगहों पे स्टक भी हो जाती है, फंस जाती है, तो फिर आपको जंपिंग करके उसको वहाँ से निकालना पड़ता है। अच्छा, गुड। पानी बहुत चिल ठंडा होता है, मगर यह है कि शुरू में 15-20 मिनट आपको ऐसा लगता है कि मैं कहीं स्टक हो गया हूँ। और ये नहीं, बोटिंग में उस राफ्टिंग में बैठने से पहले वो हमसे एक अंडरटेकिंग भी लेते हैं कि खुदा ना खास्ता राफ्टिंग के दौरान आपकी डेथ हो जाती है, किसी भी वजह से आप डूब जाते हैं, तो 1.5 करोड़ आपके घर पहुंचा दिया जाता है एज ए क्लेम की। तो आपने सोचा नहीं 1.5 करोड़ थोड़ा सा? अल्लाह माफ करे सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा। तो अल्लाह बचाए हर बंदे को, हर किस्म की बुरी आफत से बचाए। तो ये है कि वो एक्सपीरियंस बहुत आला था बात है। मेरे साथ डिफरेंट कंट्रीज के लोग बैठे हुए थे, और उसमें मंगोलिया से था एक पार्टिसिपेंट, एक चाइना से था, एक रशिया से था। सो वी हैव अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल। अच्छा अजीम साहब, बड़ा मज़ा आ रहा है आपकी बातों का। आपने उन लोगों को कैसा पाया? जनाब, इंटरनेशनल लेवल पे जब आप निकलते हैं ना अपने घर से, तो एक एक्सपीरियंस आपका स्टार्ट हो जाता है जब आप किसी भी कंट्री में जहाज से उतरते हैं और आप क्यू में जब खड़े हो जाते हैं। आपको पता होता है कि आप अब पाकिस्तान में नहीं है, अब आपका जो भी काम होना है वो क्यू में होना है, यहाँ कोई रेफरेंस नहीं चलेगा, और उसी को देखते हुए कि आप तमाम चीज़ों को लर्न करोगे। मेरा एक्सपीरियंस एम्स्टरडैम में हुआ था, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये था, मैंने उन लोगों को एथिकली बहुत ज़बरदस्त पाया। आई मीन, मैं बोर्डिंग करा रहा था और मेरा एक बैग वही मेरे हाथ से कहीं स्किप हो गया और मैं भूल गया, यहाँ तक कि मैंने इमिग्रेशन भी करा ली, और मैं जाके वेटिंग लॉन्च में बैठ गया और मेरी तकरीबन 25 मिनट तक फ्लाइट थी। अच्छा। तो मुझे अचानक ख्याल आया कि मेरा एक हैंड बैग शॉर्ट है और वो कहीं मैं टिकटिंग काउंटर पे पड़ा। तो जैसे ही मैं इंफॉर्मेशन डेस्क पे गया, वहाँ मैंने अनाउंसमेंट कराई, तो पता चला कि एक साहब पिछले 45 मिनट से वेट कर रहे थे कि ये साहब किधर हैं और इनको मैं जाके बैठ दूँ। अमेजिंग, अमेजिंग। सो मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक साहब अपना सब कुछ छोड़ के 45 मिनट से मेरा वेट कर रहे थे। गुड। मेरे बैग बजाय इसके कि वो कुछ चोरी करके ले जाता, उसके अंदर काफ़ी सारी अहम चीज़ें भी थी, बट उसने मेरा वेट किया और मैंने बड़ा शुक्रिया अदा किया और मैं बड़ा इंस्पायर हुआ उन लोगों से एथिकली पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है सीखने के हवाले से कि अगर ये चीज़ हमारी कौम में, इस ओवरऑल कम्युनिटी में आ जाए तो कितना अच्छा हम ग्रो कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल अच्छा ग्रो इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे हम एज ए टूरिस्ट के तौर पे बाहर कंट्री में जाते हैं, ऐसे ही बहुत से फॉरेनर्स टूरिस्ट हमारे कंट्री में आते हैं। तो आपको अपने आप को एथिकली स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आपको पता हो कि मेरी कंट्री में लोग आ रहे हैं, मैंने इनको एक अच्छा पॉजिटिव इमेज देना है, ठीक हो गया, जिसकी वजह से वो लोग एक अच्छा इमेज, एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाएं, ताकि वो अपने लोगों को, अपने नेशन के लोगों को बता सकें कि यार हम पाकिस्तान में आए थे और हमें ये कुछ सीखने को मिला। जी अजीम साहब, आपने बहुत ज़बरदस्त बताया। अभी आप बताएंगे ये एक वाटर पैसेज है लेकिन अभी ये ड्राई हो गया, इसकी क्या वजह है? आई थिंक ये बारिश ना होने की वजह से ये ड्राई हो गए। इसकी बहुत सारे इशूज़ हो सकते हैं, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, एनवायरमेंटल इशूज़ हो सकते हैं, ठीक है। और जहाँ से ये पानी आ रहा था, ज़ाहिर है वहाँ बारिशें नहीं होंगी, अगर नेचुरल पानी आ रहा है कहीं ना कहीं वाटरफॉल का आ रहा है, तो क्लाइमेट चेंज हमारे मुल्क मेरे ख्याल से 6वां वर्स्ट तरीन कंट्री इसको कहा जाता है दुनिया में, जहाँ क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से हमारे यहाँ आब हवा चेंज हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, गर्मी भी एक्सट्रीम हो जाती है और अगर सर्दियाँ आती हैं वो भी एक्सट्रीम हो जाती है। और पिछले जितने भी स्नोफॉल के रिकॉर्ड हैं वो इस साल आपको पता है कि टूटे हैं, 100 साल के रिकॉर्ड टूटे हैं, 50 साल के रिकॉर्ड टूटे हैं, ठीक है। तो हम एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं जो फ्यूचर के लिए नुकसान है, मैं ये समझता हूँ।
हमारी जनरेशन के लिए बहुत नुकसानदेह है। अच्छा, लास्ट टाइम मुझे याद है कि जब मैं तारिक साहब के साथ आया था तो यहाँ पे पानी उस वक्त भी नहीं था, हालांकि होना चाहिए था क्योंकि बारिश हुई थी, लेकिन अभी मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट दिखाता हूँ, वहाँ पे पानी है और उम्मीद है आप वहाँ पे एंजॉय करेंगे। सब अब यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस ओवरऑल सिचुएशन में? देखें, कोविड के दौरान बहुत से लोगों को इश्यूज़ भी फेस करने पड़ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि यूथ जो आजकल, आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बंद है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हमारे सारे बंद हैं, लोग ऑनलाइन बैठ के काम कर रहे हैं। तो आई मस्ट से कि बजाय कि हम नेटफ्लिक्स पे या टर्किश ड्रामे देख के अपना टाइम वेस्ट करें, हमें चाहिए कि हमें दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मतलब कोविड में, क्वारंटाइन में जितना आप टाइम दे सकते हैं अपनी शख्सियत को निखारने में, आपको बाद में ये टाइम नहीं मिल सकता, बिलीव मी। तो सबसे पहले फोकस करें अपनी पर्सनालिटी पे, अपनी स्किल्स पे। आपके अंदर जो वीकनेस है उसको ओवरकम करने के लिए आप इंटरनेट पे जाएं, गूगल करें, शॉर्ट कोर्सेज करें, सर्टिफिकेशंस करें, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ दैट आर प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट शॉर्ट कोर्सेज। मैं समझता हूँ अपना टाइम अच्छी तरीके से स्पेंड करें। देखें, आप उसको इस तरीके से मत लें कि मैंने एक इंटर्नशिप की और उसके बाद मैं फ्री हो गया और उसके बाद मुझे जॉब मिल जाएगी। देखिए, आगे का जो दौर है ना, वो बहुत चैलेंजेबल है और बहुत कंपटीशन है। सो यू हैव टू बी यूनिक। जितने आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, एक्सपायर होगा, उतने तरीके से आप अपने आप के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ सकता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की वो स्किल्स आ सकती हैं जो आपको आगे इंटरव्यूज़ में जॉब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो मेरे नज़दीक आप इस टाइम को अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करें, ताकि ये टाइम आप नेक्स्ट टाइम जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो उसको आप कैश करा सकें। हेल्दी एक्टिविटीज़ में क्या कुछ हो सकता है? हेल्दी एक्टिविटीज़ के लिए है कि कोशिश करें डेली कम से कम, मैं समझता हूँ हाफ एन आवर आपको वॉक करनी चाहिए। डॉक्टर्स कहते हैं कि वॉक आपके लिए हेल्दी, आपको हेल्थ मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो आप डेली हाफ एन आवर कम से कम वॉक करें। अगर आप इस्लामाबाद में रह रहे हैं, पिंडी में रह रहे हैं, और एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन आप हाइकिंग पे आ सकते हैं, डैट विल बी रियली ग्रेट। ठीक है, हाइकिंग से आप फ्रेश भी रहते हैं, लोगों से मिलना मिलाना होता है, नेटवर्किंग होती है। दूसरा, अपने आप को सोशल मीडिया में एक्टिव रखें, स्पेशली लिंक्डइन में जाएं, लोगों से नेटवर्किंग करें, लोगों से सीखें, अपने आइडियाज़ लोगों के साथ शेयर करें। स्टार्टअप की तरफ जाना चाहते हैं, उससे कुछ सीखें। ठीक है, बिजनेस आइडियाज़ कंपटीशंस होते हैं दुनिया में, वर्ल्ड वाइड IT स्किल्स कंपटीशंस हो रहते हैं, डू पार्टिसिपेट। एंड द लास्ट वन, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए डू ट्रैवलिंग। अजीम साहब, एक आप बता रहे थे कि ऐसे कौन से फॉरम या वेबसाइट हैं जहाँ पे जिनको हम ज्वाइन करके बाहर ट्रैवल कर सकते हैं, आप बता रहे थे? देखें, बहुत सारी वेबसाइट्स, अगर आप फेसबुक पे चले जाएं, सिर्फ आप ट्रैवलर्स ग्रुप इन इस्लामाबाद लिख दें, ट्रैवल ग्रुप्स इन पाकिस्तान लिख दें, चाहे गूगल पे लिख दें या फेसबुक पे जाके मिल जाए, आपको बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे मिल जाएंगे जिनको आप ज्वाइन करें। ठीक है, और जैसे जैसे कोविड की सिचुएशन इंशाल्लाह आगे अच्छी होती जा रही है और टूरिज़्म इंडस्ट्री हमारी इंशाल्लाह बहुत जल्दी खुलने जा रही है, सो यू शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, ताकि आप ट्रैवलिंग करें, लोगों से सीखें, लोगों को सिखाएं और अपने आप को हेल्दी रखें। ज़बरदस्त। और आप भी इस हवाले से कुछ सर्विस ऑफर कर रहे हैं कि आपके पास ऐसे कोई ट्रैवलर ग्रुप हो या आपके कोई कुलीग्स हों जो ट्रैवल को जाते हों? जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और इसमें ज़राअत को एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से ज़राअत को बहुत ज़्यादा मसाइल दरपेश हैं और इन्हीं मसाइल को डिस्कस करने के लिए मैंने अपने अबू से अभी कुछ क्वेश्चन करने हैं, वो हमें इनके बारे में अच्छे तरीके से हमें बताएंगे। तो क्योंकि इनका पेशा यही है, ये ज़राअत को अच्छे तरीके से जानते हैं, तो ये उन मसाइल का एक अच्छा इल्म रखते हैं। तो अभी हम इनसे पूछते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक साढ़ा ताल्लुक ज़राअत नाल है। ज़्यादा असां पसंद करते हैं काटन को ते गंदम को। असां काटन दे उत्ते भरपूर मेहनत करते हैं, खर्चा करते हैं। काटन जिस वेले तैयार थी वेंदी है, उस वेले की होंदा है, चुनाई शुरू होंदी है। तकरीबन 25% चुनाई कपास की यानी कि फसल असी वसूल कर ले, बकाया हाले साड़ी 75% रांधी होंदी है। गवर्नमेंट ऐलान कर देंदी है जी यहाँ कम है,
ये कपास हमारी कम है, काटन कम है, बाहर से मंगवा लो। बाहर का जब भी ऐलान करते हैं फौरन रेट कम हो जाता है। ठीक हो गया। पिछले 2 साल से यही सिलसिला चल रहा है। 18 की जब फसल खरीफ आई तो गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया जी बाहर से मंगवा लो। हमारा 4,000 रुपये रेट चल रहा था, वो यकदम 3,000 रुपये आ गया, 3,2800 पे आ गया। ठीक हो गया। उसका नुकसान हमें क्या हुआ कि हम इंतज़ार करते रहे कि वही 4,000 होगा, लेकिन 4,000 ना हुआ। हमने 2 महीने कपास को होल्ड रखा, अपने घरों में रखा। उसका नतीजा क्या निकला कि वो कुछ तो ख़राब हो गई, रेट ना बन सका और वज़न भी कम हो गया, कपास भी ख़राब हो गई। वो हमने 2,000-2,500 के आखिर तंग आके बेच दी। उससे हमारा काफ़ी नुकसान हो गया, जिसकी वजह से हमारे अखराजात जो है ना वो कम से कम 35,000 थे। ठीक है। स्प्रे खाद के अखराजात और 30,000 रुपया हमारा ठेका था। हमें 65,000 में फी एकड़ ज़मीन पड़ी आपको, फी एकड़ पर हमारा खर्चा था। हमारी आमदन क्या हुई, 10 तो 15 मन फी एकड़ पैदावार आई। बिल्कुल ठीक। उसको हमने जब 2,000-2,500 से फरोख्त किया तो हमारे पैसे बने 35,000-36,000 के करीब तकरीबन बनते हैं लगभग। ठीक हो गया। बकाया रकम जो है ना हमारे पर कर्ज हो गई। ठीक हो गया। फी एकड़ के हिसाब से हमारा 30-35,000 रुपया फी एकड़ से नुकसान हो गया। हम उसके कर्ज तले दब गए। ठीक है। तो गवर्नमेंट के ये पॉलिसियाँ बहुत ही गलत हैं। जब तक हमारी अपनी कपास ख़त्म नहीं होती तब तक इनको बाहर से नहीं मंगवाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये क्यों मंगाते हैं, जब हमारी अपनी 75% हमारी कपास अभी बकाया होती है, ये पहले मंगवाना शुरू कर देते हैं। उसके असरात रेट फ़ौरन ही कम हो जाते हैं, हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। 18 में यही काम हुआ, 19 में यही काम हुआ, अब आ गया है 20। अगर इस साल भी हमारे साथ वही सलूक होता है, अगर गवर्नमेंट फिर बाहर से मंगवाना शुरू करती है, हमारी कपास पूरी ख़रीदारी से पहले अगर मंगवाना चाहती है, ऐलान करती है, हमारा नुकसान होगा, तो हम इसमें क्या करेंगे कि हर महकमे में इत्तेहाद है, वो हड़ताल करते हैं, बोकला हड़ताल कर लेते हैं, पटवारी हैं तो वो हड़ताल कर लेते हैं, ताजिर हैं तो वो हड़ताल कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, किसान ज़मींदार भाई, जहाँ तक ये आवाज़ मेरी पहुँचे जी, आप इत्तेफाक करें। हम गंदम इस साल गंदम नहीं भी काश्त करेंगे। ठीक हो गया। बिल्कुल नहीं काश्त करेंगे, हम अपने जोगी काश्त करेंगे। 1-2 एकड़ जो हमारा घर का अपना खर्चा होगा। सही। गवर्नमेंट को हम एक दाना नहीं देंगे, ये हमारी बात गवर्नमेंट सुन ले। जब हम गवर्नमेंट को ये गंदम का एक दाना भी नहीं देंगे, गवर्नमेंट की आंखें खुलेंगी कि ज़राअत क्या शय है, हमारी ज़राअत की क्या कदर है। हम तब भी अपनी पहचान कराएंगे जब हम गवर्नमेंट को गंदम नहीं देंगे। क्योंकि 15 साल से तकरीबन पहले की बात है, 15 साल से आज तक जो इस पर काटन पर जो अखराजात होते हैं वो हर साल बढ़ रहे हैं। खाद का रेट बढ़ जाता है, इसका पानी का रेट बढ़ जाता है, बिजली का रेट बढ़ जाता है, स्प्रे का रेट बढ़ जाता है। यानी कि जो आज से 15 साल पहले जो चीज़ हमको 500 की मिलती थी, अब वो 3,000 की मिल रही है। तो हमारी काटन का रेट वही है, यानी कि 2500 से 3,000 तक। ठीक हो गया। इसका रेट नहीं बढ़ता। हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, आमदन कम है। इस वास्ते गवर्नमेंट से अपील है कि इस साल मेहरबानी करके काटन का रेट कम अज़ कम 6,000 रुपया होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए।
अगर इससे कम हुआ तो हम गंदम बिल्कुल नहीं बीजेंगे। ये काश्तकार हजरात, हमारे भाई जितने भी सुन रहे हैं इस आवाज़ को, इत्तेफाक करें, गंदम अपने घर खाने के लिए बीजें, 1-2 एकड़, इससे ज़्यादा ना बीजें। गवर्नमेंट को एक दाना नहीं देना। हम इस बात पर इत्तेफाक करेंगे, इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट की आंखें खुल जाएंगी। अच्छा, अब ये बताएं कि आपके पास अभी इस वक्त जो नहरी निज़ाम है उसका क्या निज़ाम मौजूद है आपके पास? नहरी निज़ाम हमारा पहले बहुत अच्छा था, बहुत पानी आता था। हम टाइल पर बैठे हैं। जब ये नेस पाक वाले ने ये नहर को पुख्ता किया है, पक्का बनाया है, उस आज से 5-6 साल से पहले जी हमारे पास पानी बहुत अच्छा था। अब जो है ना, पानी नहीं है। नहर ऊंची कर दिया है इन्होंने, बेड लेवल ऊंचा कर दिया है। पीछे नहर नीची है, आगे टैल पर नहर इन्होंने ऊंची कर दी है। पानी नहीं आता हमारे पास। पानी आता है जब बारिश जोर की हो, तो उधर बारिश का पानी हमें नुकसान देता है, उधर से पीछे मोगे बंद कर देते हैं। टैल पर पानी ज़्यादा आता है, हमें वो सैलाब की सूरत में जो ना वो पानी फिर नुकसान देता है। हमारे यहाँ के ज़ेर ज़मीन पानी कड़वे हैं। हम क्योंकि नहरी पानी तो हमें लगता नहीं है, कड़वे पानी लगा लगा के हमारी ज़मीन ख़राब हो गई हैं। इनके असरात जो है ना वो शोर वाले हो गए हैं, क्योंकि जब ज़्यादा पानी आता है तो ये हमारी फसल सूखना शुरू हो जाती है। तो हमें दोनों सूरत में नुकसान होता है। जी जी। पहले पानी जब ज़रूरत होती है पानी आता नहीं है नहर में, जब ज़रूरत नहीं होती है तब ज़्यादा आ जाता है। ज़्यादा आ जाता है। जब बारिश होती है पानी ज़्यादा आ जाता है, फिर हमें वो पानी नुकसान देता है जी। तो इस वास्ते नहरी निज़ाम साडा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। सही। इस अस बैठे हैं टैल उत्ते ठट्ठा सात का बाद वाली नहर ते। इस नहर का जब ये नेस पाक वाले ने ये बनाई है ना, ये इसको कंप्लीट नहीं किया, इसका काम अधूरा छोड़ के चले गए हैं। पीछे 17 मोगे इस नहर दे वो नीचे पड़े हैं, उन्होंने उखाड़े भी नहीं है, पैप भी लगे हुए हैं, उनको चालू नहीं किया, क्योंकि वो पानी प्रेशर के साथ कर रहे हैं। आगे नहर ऊंची है, 1 फुट आगे पानी कम आता है, तो इस वास्ते पानी हमारे पास नहीं है नहरी। सही। तो अभी फिर आप क्या ऑप्शन यूज़ करते हैं? ट्यूबवेल चलाते हैं, वो आपको महंगा पड़ता है? ट्यूबवेल के साथ हम अपने फसलों को सैराब करते हैं, जो कि हमें 500 रुपया फी घंटा मिलता है, और हमारे काटन को 20 पानी लगते हैं, 20 पानी, और फी एकड़ 3 घंटे पानी लगता है एक दफ़ा। हाँ, इसका आप कैलकुलेशन कर लें कि ये हमें पानी कितना महंगा पड़ता है। कम से कम 30,000 रुपया पानी का खर्चा होता है फी एकड़ पर हमारा। फी एकड़ पर। एक तो बिजली के ज़रिए भी हम ट्यूबवेल चलाते हैं, और अगर बिजली ना हो तो इनको फिर ट्रैक्टर चलाना पड़ता है, वो डीजल पे कैसे। तो देखिए, जिस तरह ये बता रहे हैं कि अगर इनको ट्रैक्टर चलाना पड़ता है तो वो डीजल पे चूँकि चलता है या पेट्रोल पे चलता है, वो इनको महंगा पड़ता है एज़ कम्पेयर टू जो बिजली पे चलता है, वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। लेकिन उससे सस्ता निज़ाम था इनके पास, नहरी निज़ाम था। अब वो चूँकि बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब जैसे ये पहले बता चुके हैं कि पहले स्प्रे महंगी, खाद महंगी, फिर ऊपर से पानी भी महंगा हो गया है, और जब पानी की ज़रूरत नहीं होती तब पानी आ जाता है, जब होती है तब पानी। बेसिक मसाइल हैं, किसानों के बुनियादी मसाइल हैं। हुकूमत को चाहिए कि खुदा इस मसाइल पे तवज्जो दें, ताकि हमारी जो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत है ज़राअत की, वो हमें उसको बचा सकें। जी, जिस तरह आप जानते हैं कि मौसमाती तब्दीली भी हुई है, लेकिन इस दफ़ा पिछले हमें 2-3 सालों से देखने में आ रहा है कि इस दफ़ा जो फसलों में बीमारी वो ज़्यादा लग चुकी है। अभी भी आप देख सकते हैं कि हम कपास की फसल में खड़े हैं, लेकिन इस दफ़ा मक्खी बहुत ज़्यादा है। ये साथ हमारी कपास है इसमें, और ये कपास तकरीबन अंदर से काली हो चुकी है, मक्खी बहुत ज़्यादा है, बीमारी बहुत ज़्यादा है। हालांकि ये 7-8 स्प्रे भी कर चुके हैं, फिर भी उनकी 10 स्प्रे कर चुके हैं, फिर भी उनकी फसल में अभी तक जो है ना अच्छी खासी बीमारी लग चुकी है। हमारी ये फसल है, यहाँ पे अब ये देखें सफ़ेद मक्खी है, ये नीचे बहुत ज़्यादा आप देखने को मिल सकती है आपको। तो ये देखें, तो अब देखते हैं चूँकि मक्खी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले ये था कि हम ये लोग स्प्रे करते थे, स्प्रे भी इनको 1 नंबर मिलती थी। अब वो स्प्रे भी महंगी हो गई है, लेकिन अब उसका असर भी नहीं हो रहा।
तो इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे कि स्प्रे के लिए कुछ किया जाए, अच्छी मिल रही है आपको, 1 नंबर की क्वालिटी है, ये क्वालिटी का मसला है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही, क्योंकि हमारे पास कोई लेबॉर्ट्री तो होती नहीं है, हम काश्तकारों के पास। हम तो जब स्प्रे इस्तेमाल करते हैं उसका जब हमें रिजल्ट मिलता है तब पता चलता है कि इसका कोई फ़ायदा हुआ या नहीं। क्या हम जब भी स्प्रे करते हैं बजाय फ़ायदा के ये बीमारी जो है ना वो ज़्यादा होती है। जी, सफ़ेद मक्खी मरने के बजाय ये ज़्यादा हो जाती है। हालांकि मरनी चाहिए थी, वो ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा हो जाती है। तो इस वास्ते हम बार बार स्प्रे कर करके ना हमारी वो कपास की फसल हार्ड हो जाती है, ठीक हो गया, जो सरसब्ज नहीं रहती, हार्ड हो जाती है। फिर वो क्या उसका रिजल्ट निकलता है कि हमें पैदावार कम मिलती है, पैदावार कम हो जाती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पानी के मसाइल थे, स्प्रे का इशू है, फिर खाद के मसाइल हैं। अब स्प्रे तो उनको मिल रही है लेकिन वो भी 2 नंबर मिल रही है। अब डबल अखराजात हैं, पैदावार फिर कम है, ऊपर से रेट भी कम है। इधर कितने ज़्यादा मसाइल हैं। अच्छा, बीज के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको बीज अच्छा मिलना चाहिए, अच्छी वैरायटी वाला हो, इस हवाले से कुछ आप कहना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत अहम मसला है कि गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसी वैरायटी तैयार कराए कपास की जिसमें गर्मी की कुव्वत मुदाफ़ियत भी हो, बीमारी से भी वो लड़ सके कि बीमारी उस पर हमला ना करे। ऐसे वैरायटियाँ भी तैयार करनी चाहिए गवर्नमेंट को। जी, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है, उनको चाहिए कि ऐसी बीज की वैरायटी तैयार करे कि वो बीज उसमें कुव्वत मुदाफ़ियत हो कि वो बीमारी से भी लड़ सके और ये मौसमी तब्दीली के जितने भी असरात हैं वो बर्दाश्त कर सके। उससे क्या होगा कि किसानों को पैदावार अच्छी मिलेगी और इनके अखराजात कम होंगे तो किसान खुशहाल होगा। मौसमी तब्दीली के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मौसमियाती तब्दीली से हमें मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि हम पानी लगाने का फ़ैसला जो करें मौसमी सूरत हाल देख के करना चाहिए हमें, क्योंकि हमें यहाँ कोई मालूमात नहीं होती। हम पानी लगाया होता है, उधर से अंधेरी आ जाती है, बारिश आ जाती है, कपास जो है ना वो गिर जाती है। कपास हो या गंदम हो, वो हमें कोई ऐसा इंतज़ाम करना चाहिए गवर्नमेंट को कि जो हमें बर वक्त आगाह कर सके। जी, जिस तरह ये बता रहे कि इन्होंने पहले से पानी लगाया होता है तो अचानक बारिश आ जाती है या हवा चल पड़ती है, इनको पहले से पता नहीं होता कि अभी इस दिन या इस हफ्ते बारिश आने वाली है। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इनको एक बड़ा सा प्रोजेक्टर जो है ना हर इलाके में लगा दें, हर तहसील लेवल पे लगा दें। बेशक पहले ज़िले लेवल पे शुरू कर दें, फिर तहसील पे, फिर इस छोटे लेवल पे आ जाएं, ताकि एक बड़ा प्रोजेक्टर लगा होगा तो वहाँ पे डेली की रिपोर्ट आ रही होगी या हर हफ्ते की वहाँ पे रिपोर्टिंग आ रही होगी कि इस हफ्ते इतनी हवा चलेगी और इतनी बारिश होगी। कि वीकली बेसिस पे कर लें या डेली बेसिस पे कर लें, तब वो किसानों को पहले से पता होगा कि अगर हवा चलनी तो ये स्प्रे ना करें या फिर पानी ना लगाएं, ताकि इनकी फसल बच सके। अब अक्सर ये होता है कि इन्होंने पानी लगाया होता है, बारिश आती है तो फसल सारी नीचे लेट जाती है, उससे क्या होता है कि कपास है या गन्ना में नीचे गिर जाती है, उससे इनकी जो औसत पैदावार है कम हो जाती है, ऊपर से रेट कम होता है, फिर ये पैदावार कम। और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अखराजात डबल होते हैं, तो पानी महंगा, खाद महंगी, स्प्रे महंगी, ऊपर से ये चीज़ें, ये मसाइल होते हैं। तो किसान तो पिछले कितने अरसे से खसारे में जा रहा है। तो मेरी एक मुद्दबाना रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, प्लीज़ जो कि हमारी ज़राअत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, इसके लिए सोचें। और जैसे अभी इन्होंने बताया कि ये इस दफ़ा इनको रेट अच्छा ना मिला और कम से कम 6000 रेट ना मिला तो ये गंदम काश्त नहीं करेंगे। जब गंदम काश्त नहीं करेंगे तो हुकूमत को बाहर से इनको दरामद करनी पड़ेगी, इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो वो उनको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी। और गवर्नमेंट ऑलरेडी हमारे मकरूज़ है, तो इस वजह से और मकरूज़ हो जाएगी और हमारे किसान बदहाल हो जाएंगे। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस मसले को सीरियस लें और इसके सदबाब के लिए कुछ करें। बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक में लेके आया हूँ और यकीनन जो तारीख से एक दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और ख़ास तौर पर जो इंडिया और पंजाब के लोग हैं, जो पुराने लोग हमारे, जो हमारे बुज़ुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, जो वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पे आए हैं, ये उनके लिए बेसिकली टॉपिक है। तो हमारे गांव में मुल्तान के साथ एक हमारा गांव है, वहाँ पे हमने ये घर ढूंढा है। ये वो लोग हैं जो कि इंडिया से माइग्रेट करके यहाँ पे आए थे।
तो आज वही हमारे साथ एक खातून है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और इनकी उम्र तकरीबन 100 साल है। तो इनको वो सारे वाक़यात तकरीबन याद है जो इंडिया में हुए थे। इनको फिर वहाँ से माइग्रेट करना पड़ा, ट्रेन के ज़रिए ये लोग यहाँ पे पहुँचे। उन्होंने क्या कुछ सफ़र किया, क्या कुछ बर्दाश्त किया, और जब वो लोग यहाँ पे पहुँच गए उसके बाद ये बेचारे लोग उनसे रब्ता नहीं कर सके क्योंकि कम्युनिकेशन उस वक्त नहीं थी। बीच में एक बॉर्डर आ गया था, जो यहाँ के एहसास थे वो यहाँ पे दबे के दबे रह गए। कुछ लोग यहाँ पे फौत हो चुके, जो कुछ वहाँ पे थे वो वहाँ पे फौत हो चुके। वो मतलब एक हसरत थी कि हम रब्ता कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। उन्होंने तमाम जो अथॉरिटीज़ थी दोनों गवर्नमेंट की, उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें आपस में मिला दें। कुछ लोग जो ज़्यादा वेल ऑफ थे, पैसे वाले थे, वो लोग तो किसी तरीके से यहाँ पे लोग पहुँच गए, लेकिन जो गरीब थे, जो ट्रांसपोर्टेशन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो लोग यहाँ पे नहीं पहुँच सके। तो अभी उन्हीं यादों में आपको वापस लेके जाता हूँ। हमारे साथ एक जिनको हम एक मासी जीरो कहते हैं, हमारे इलाके की बड़ी मशहूर खातून है, उनको वो तमाम वाक़यात याद हैं। तो आज हम उनके सुनेंगे वो इस तारीख़ी हवाले से जो उन्होंने माइग्रेशन की, तो इस बारे में वो क्या कहते हैं। तो इसमें हमें हमारे असद भाई हैं, उन्होंने भी ज्वाइन की है, वो भी मेरे साथ इंटरव्यू करेंगे कॉन्टैक्ट, और मैं भी आपके साथ हूँ। चलिए लेट्स से देखते हैं। अभी हम मासी जोरो से हम उनका इंटरव्यू लेंगे। जी मासी आप बताएं, आप कहाँ से आई हैं? ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਏ ਆ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲੇ ਚੋਂ। रियासत पटियाला। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਵੱਡੇ ਚੁੱਗੇ ਚੱਕ ਸਾਡਾ ਸੀ अच्छा ਬਠਿੰਡੇ ਕੋਲੇ। अच्छा, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਧਰੋਂ? ਹੋਣਗੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਚੱਕ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਲੂਕ ਸੀਗਾ, ਹੂੰ। ਬਹੁਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦਾ, ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਅੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਅਸੀਂ 5 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ, 6। 5 ਸੀ, 6 ਸੀ। ਹਾਂ 6ਵੀਂ ਭੈਣ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘੇ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। सिंगे वाला। हाँ ये व्यूअर आप देख सकते हैं, वहाँ इंडिया में इलाका है सिंगे वाला, हाँ, वहाँ पे इनके लोगों का बात है ये। तो जब हिजरत इन्होंने की तो वो बाकी लोग वहाँ पे रह गए, बाकी लोग इधर आ गए। ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਧਰ? ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਹਾਨੀਆਂ ਆ ਗਏ ਸਾਂ। ਜਹਾਨੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਆਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਹਾਨੀਏ, ਹੂੰ। ਜਹਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੱਤੀ ਚੱਕ। ਬੱਤੀ ਚੱਕ ਚ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਆ ਹੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਤੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਆਏ ਸਨ ਉੱਧਰੋਂ, ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਲੂਕ ਵਰਤਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ? ਅੱਛੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਹੂੰ। ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਹੂੰ। ਅੱਛੇ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਅੱਛੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਫੇਰ ਕੌਣ ਬੱਤੀਆਂ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਹੂੰ। ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਏ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਬਚ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ- ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਹੂੰ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਆ ਗਏ। ਹੂੰ। ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਮਾਰੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਆ ਗਏ ਚੁੱਗਿਆ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਆਸਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਰਿਆਸਤ ਸੀ? ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਚੁੱਗੇ। ਵੱਡੇ ਚੁੱਗੇ। ਵੱਡੇ ਚੁੱਕੇ? ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਕੋਲੇ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ। ਮੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ। ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ। ਹਾਂ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਲੂਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੈਂ? ਕਿਆ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕਿਵੇਂ? ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਮੂਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੂੰ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਹੂੰ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ? ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਉੱਧਰ? ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਵਾਪਸ। ਹਾਂ। ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੁੜੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿੱਛੇ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂ, ਹੂੰ। ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਸਾਂ ਨਾ। ਹੂੰ। ਹੈਂ।
ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖ ਆਵਾਂ ਉਹਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਆਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਤੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਗਏ ਸਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲ ਆਵਾਂ ਹੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਤਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਸਲੂਕ ਵਰਤੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਘੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਆ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈਗੇ ਨਾ ਮਾਸੀ ਦੀ ਧੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘੇ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਆਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਾਬਤਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਰਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कोई रब्ता नहीं हो सका। कोई नहीं होगा ये नाजरीन इंटरव्यू से पहले जब मैंने अम्मा से बात की कि वो दोबारा जाना चाहती हैं तो इनकी आंखों में आंसू आ गए थे कि काश हम अपने लोगों से मिल सकते दोबारा, क्योंकि मुश्किल जिस तरीके से पहुँचे हैं, जब यहाँ पे पहुँचे इनके पास तकरीबन कुछ नहीं था, ज़मीनें थी वो भी इन लोगों से छीन ली गई, तो अभी इनके पास सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है ये रहने के लिए। अभी जनाब जो मासी जीरो है हमारे, अभी इनका इंटरव्यू लिया हमने, अभी साथ ही उनकी एक भांजी बेटी हैं जिनका नाम है सुगरा बीबी, वो भी अपने इस हवाले से अपनी कुछ यादें शेयर करेंगी। आइए हम इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जी। मेरे नानके जेड़े मेरे मामे, मेरी नानी राणो, मेरा मामा लतीफ, मेरा मामा पूरा, मेरा मामा हमीदा, ये इंडिया में रहे है सिंगे वाले। सानू उनकी बड़ी याद आती। मेरी माँ बहुत सारे अगे दसदी रही है भी इस तरह मेरे भाई, मेरी माँ है, मेरी भैन भी है, मेरे ताए चाचे उत्थे खत्म हो गए, ते बड़ी सानू याद उन्हां दी आंदी है। ते साडा दिल करदा है कि असीं पिछे जाके आपदा पिछला वतन वेखीए, साड़ी ख्वाहिश है दिल दी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਤਾਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਹਾ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ? ਨਾਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਉੱਥੇ? ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਬੜੇ ਰੂਲ ਖੁਲ ਕੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਟੁਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਡੇ ਨੂੰ ਛੁਪਦੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਬੜੇ ਵਕਤਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮੁਰੱਬਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਕਤ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਿਆ। ਹਾਂ ਬੜੇ ਵਕਤ ਵੇਖੇ, ਬੜੇ ਵਕਤ ਵੇਖੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਦਾਇਸ਼ ਹੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਫਿਰ ਹੁਣ। ਤੇ ਬੜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਕਤ ਵੇਖੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਤਰਸਦੀ ਮਰ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਅੱਖਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਮ ਨਾਲ ਅੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਲਕਿ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆਤ ਵਿਖਾਓ? ਹਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖੀਏ ਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਕੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਟੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਕੇ ਆਏ ਨਾ। ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਆਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੁਪਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੇਰ ਨੂੰ ਟੁਰ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਸਾਨਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਡੱਬ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਚੜ ਗਿਆ। हाँ दादा मेरा इस तरह मारा गया रास्ते दे विच। तो जी देखा जी दोनों बुज़ुर्ग ख़वातीन, इनकी आपने यादें सुनी, कितनी एक दर्द है उनके अंदर, एक फीलिंग है कि वो अपने उन लोगों से मिलना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उस अपने बच्चों को वो कहानियाँ सुनाते हैं। अब इनके बच्चे कहते हैं कि हमें उन इलाकों में लेके जाएं। तो मेरे ख्याल में मैं हमारी जो बड़ी अथॉरिटीज़ हैं, हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो हमारे इस तरह के लोग हैं, एक दफ़ा इनके लिए कुछ ऐसा सदेबाब कोई ज़रिया बनाया जाए कि ये लोग वहाँ इंडिया में जा सकें और अपने उन लोगों से उन इलाकों को एक दफ़ा देख सकें। बहुत शुक्रिया।